Hello everyone, my name is Priyanshi Jain. Welcome back to my YouTube channel BLF Scientist. In today's video lecture, we will discuss about the MNS blood group system. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसकी हिस्ट्री से. देखिए MNS ब्लड ग्रुप सिस्टम की हिस्ट्री हमें ये बताती है कि MNS ब्लड ग्रुप सिस्टम की जो स्टोरी है वो स्टार्ट हुई थी 1927 में. 1927 में जब एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम डिस्कवर हो गया था, उसके बाद लेंस्टीनर ने एंड लिवीन ने क्या किया था, उनने ये किया कि जो ह्यूमन की आरबीसीज थी उससे उसको इंजेक्ट करा रैबिट्स के अंदर. मतलब रैबिट्स को इम्यूनाइज करा. कैसे? उन्होंने ह्यूमन की आरबीसीज को रैबिट्स के अंदर इंजेक्ट कर दिया. अब क्या होगा, जो रैबिट का इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट होगा तो रैबिट का इम्यून सिस्टम ह्यूमन की आरबीसीज पे जो जो एंटीजेंस प्रेजेंट है उस एंटीजेंस के अगेंस्ट क्या बनाएगा, रैबिट का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाएगा. राइट. अब हमें ये देखना है कि ये कौन सी एंटीबॉडीज बनी है. तो हम क्या करेंगे, इस रैबिट का सीरम सैंपल लेंगे, उसमें टेस्ट लगाएंगे और देखेंगे कि ये एंटीबॉडीज कौन सी है. तो सेम लेंस्टीनर ने एंड लिवीन ने करा, उन्होंने इम्यूनाइज करा. उसके बाद इस रैबिट का सीरम सैंपल लिया. जब रैबिट का सीरम सैंपल लिया तो उन्होंने देखा कि उसके अंदर दो एंटीबॉडीज उनको मिली. एक तो मिली एंटी एम और एक मिली एंटी एन, जिनको इन्होंने रिपोर्ट करा 1927 में. और एक एम एन ब्लड ग्रुप सिस्टम डेवलप हुआ. फिर हुआ 1947 में. 1947 में क्या हुआ, वॉल्श एंड मॉन्टगोमरी ने डिस्कवर करा एस एंटीजन, कैपिटल एस एंटीजन. उन्होंने ये बताया कि आरबीसीज के ऊपर कुछ एक ऐसा एस एंटीजन प्रेजेंट है जो जेनेटिकली अगर हम देखें तो वो किससे मिलता जुलता है, एम और एन से मिलता जुलता है. ठीक है, ये हुआ 1947 में. 1947 के बाद 1951 में डिस्कवर हुआ इस कैपिटल एस का एक एंटीथेटिकल पार्टनर स्मॉल एस. देखिए यहाँ पे एंटीथेटिकल पार्टनर का मतलब क्या होता है, एंटीथेटिकल पार्टनर्स होते हैं जो म्यूचुअली इनकम्पैटिबल होते हैं. इसका मतलब आरबीसीज पे या तो ये एस प्रेजेंट होगा या फिर ये स्मॉल एस प्रेजेंट होगा. मतलब ये एक दूसरे से मिलते जुलते तो हैं लेकिन दोनों में से एक टाइम पे एक ही एंटीजन प्रेजेंट होगा. ये होता है एंटीथेटिकल पार्टनर्स. तो 1951 में इस कैपिटल एस का एक एंटीथेटिकल पार्टनर डिस्कवर हुआ. फिर 1951 में जो एमएन सिस्टम बना था, 1927 में जो एमएन सिस्टम बना था वो बन गया एमएनएस ब्लड ग्रुप सिस्टम. फिर 1953 में क्या हुआ, 1953 में जो विनर थे साइंटिस्ट, उन्होंने देखा कि आरबीसीज के ऊपर काफ़ी हाई फ्रिक्वेंसी में, हाई फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या है, ऑलमोस्ट सारे जितने भी लोग पर उन्होंने टेस्ट करा, जितने भी लोगों के आरबीसीज पे टेस्ट करा, उन सबकी आरबीसीज पे ऑलमोस्ट सबके ऊपर कौन सा एंटीजन मिला, उनको यू एंटीजन मिला. हाई फ्रिक्वेंसी थी काफ़ी इसकी. ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन फिर जब ग्रीन वॉल्ट और उसके जो ग्रीन वॉल्ट साइंटिस्ट थे, उनके जो एसोसिएट्स थे, उन्होंने फिर इस पे काम करना चालू करा. उन्होंने देखा कि चलो विनर ने बताया है कि आरबीसीज के ऊपर काफ़ी हाई फ्रिक्वेंसी में यू एंटीजेंस मिल रहे हैं, तो इसके रिलेशंस क्या हैं. तो उन्होंने ये देखा कि जिन आरबीसीज के ऊपर यू एंटीजन मिल रहा था उन आरबीसीज के ऊपर साथ ही साथ एस या फिर स्मॉल एस एंटीजेंस भी थे. ऑलमोस्ट सारी आरबीसीज के ऊपर जिन जिन आरबीसीज पे यू एंटीजन था तो यू के साथ साथ वहाँ पे एस और एस भी थे. तो उन्होंने रिलेट करा, ये दोनों क्या हो सकते हैं, एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं, इसलिए यू एंटीजन को भी कौन से ब्लड ग्रुप सिस्टम में ऐड कर दिया, इंक्लूड कर दिया एमएनएस ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर. अब देखिए नेक्स्ट है कि एमएनएस सिस्टम में क्या क्या आता है. तो इसमें नंबर ऑफ एंटीजेंस कितने हैं, लगभग 43 डिस्कवर्ड हैं, जिसमें से 3 ज़्यादा एंटीजेनिक है, एम एन और एस. इसका आईएसबीटी सिंबल क्या है, आईएसबीटी का मतलब क्या है, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन ने इसको सिंबल क्या दिया है, एमएनएस के नाम से सिंबल दिया है. आईएसबीटी नंबर कौन सा है, 02 है. जीन सिंबल क्या है, इसके अंदर जो जीन्स इन्वॉल्व होते हैं उसको किस नाम से डिनोट किया जाता है, GYP-A और GYP-B. मतलब इसके अंदर 2 जीन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, ग्लाइकोफोरिन A और ग्लाइकोफोरिन B. जीन के नेम क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोफोरिन, मतलब प्रोटीन इस नेचर है इसलिए ग्लाइकोप्रोटीन भी हम कह सकते हैं. तो ग्लाइकोप्रोटीन A और ग्लाइकोप्रोटीन B. एंटीजेंस कौन कौन से इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, एम हमने देखा, एम एन साथ में डिस्कवर हुए थे, तो एम एन, फिर एस डिस्कवर हुआ, फिर स्मॉल एस डिस्कवर हुआ, उसके बाद यू एंटीजन भी डिस्कवर हुआ. तो ये 5 एंटीजेंस इसके अंडर आ रहे हैं.
एंटीबॉडी जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग होगी, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग है एंटी एम एंटीबॉडी, फिर एंटी एन एंटीबॉडी, एंटी कैपिटल एस एंटीबॉडी, एंटी स्मॉल एस एंटीबॉडी एंड एंटी यू एंटीबॉडीज। अब नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ एमएनएस एंटीजेंस। ये एम एन और एस एंटीजेंस कैसे बनते हैं। देखिए यहाँ पे आपको कंपेयर करना होगा लुईस ब्लड ग्रुप सिस्टम को और इस ब्लड ग्रुप सिस्टम को। देखिए लुईस ब्लड ग्रुप सिस्टम में हमने क्या समझा था, हमने उसके अंदर ये देखा था कि लुईस ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर जो एक्सोक्राइन सेल्स होती हैं, वो एक्सोक्राइन सेल्स क्या करती हैं, वो एक्सोक्राइन सेल्स अपने क्या बनाती हैं, एंटीजेंस बनाती हैं। लुईस के एंटीजेंस को अपने अंदर बनाती हैं, फिर उनको क्या कर देती है, प्लाज्मा में सिक्रीट कर देती है। फिर वहाँ पे आरबीसी आती है, प्लाज्मा में सिक्रीट कर दिया, आरबीसीज आती हैं और प्लाज्मा से उनको अडेयर कर लेती हैं अपनी सरफेस के ऊपर, और इस तरीके से लुईस के एंटीजेंस आरबीसी मेम्ब्रेन के ऊपर अडेयर हो जाते हैं। बट एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में और एमएनएस ब्लड ग्रुप सिस्टम में क्या होता है कि जो सेल्स होती हैं, जो आरबीसीज हैं, वो अपने अंदर ही इन एंटीजेंस को बनाती हैं और बनाने के बाद अपनी सेल सरफेस के ऊपर रिप्रेजेंट करती है, राइट। तो देखिए जो एमएनएस एंटीजेंस है वो मेनली फाउंड होते हैं आरबीसीज के ऊपर। मेनली ये कहाँ मिलेंगे, हमें आरबीसी की सेल्स पे मिलेंगे। आरबीसी की सेल्स, अब देखिए आरबीसी में क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो एंटीजेंस हैं वो कब बनते हैं, जब आरबीसी की वो वाली स्टेज होती है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जब मैच्योर होती हैं आरबीसीज, तो मैच्योर होते टाइम उनकी अलग अलग स्टेजेस आती हैं। तो जिस स्टेज पे उनके पास न्यूक्लियस होता है उस स्टेज पे ये एंटीजेंस बनते हैं। कौन सी स्टेज है, जैसे कि रेटिकुलोसाइट्स की स्टेज है, ठीक है। अब देखिए क्या है, द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एमएनएस एंटीजेंस। हमें पता है कि सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, डीएनए होते हैं। डीएनए में क्या है, क्रोमोसोम्स है। तो जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है किसी भी एंटीजन को बनाने की, वो किस में प्रेजेंट है, क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे एमएनएस एंटीजन को बनाने की जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो किस में पास है, क्रोमोसोम नंबर 4 के पास है, ठीक है। तो हमने क्रोमोसोम लेवल पे बात कर ली कि क्रोमोसोम नंबर 4 पे इसकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट लेवल आएगा जीन्स का। तो क्रोमोसोम नंबर 4 पे 2 जीन्स होते हैं, जीन 1, जीन 2। जीन फर्स्ट का नाम है GYPA, ग्लाइकोफोरिन ए जीन और ग्लाइकोफोरिन बी जीन, ये जीन्स हुए। नेक्स्ट लेवल देखते हैं हम, अलील्स के बेस पे बात करते हैं, ठीक है। तो इस जीन के अंदर, GYPA जीन के अंदर 2 अलील्स होते हैं। पहला है MNS1 और ये दूसरा है MNS2। यहाँ हम बात करें तो GYPB की जीन्स के भी 2 अलील्स होते हैं, MNS3 एंड MNS4, ठीक है। अब हम एक एक अलील की बात करते हैं, कैसे फॉर्म करते हैं एंटीजेंस को। तो देखिए MNS1 और MNS2 इन दोनों के अंदर सिमिलैरिटी होती है कि ये कौन सा प्रोटीन बनाते हैं, ग्लाइकोफोरिन ए प्रोटीन बनाते हैं। और इस ग्लाइकोफोरिन ए प्रोटीन में 60 बेस पेयर्स होते हैं, ठीक है। ये तो हुई सिमिलैरिटी कि दोनों ही क्या बनाएंगे, ग्लाइकोफोरिन ए बनाएंगे। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जब ये MNS1 ग्लाइकोफोरिन ए को बना रहा होगा तो बनाते टाइम ये रेसिडुअल 1 मतलब नंबर 1 पोजीशन पे किसको लगाएगा, सीरीन को लगाएगा, ठीक है। मतलब ये जो जीन्स होते हैं ना, मतलब जो भी एंटीजन बनता है वो एंटीजन क्या होता है, प्रोटीन नेचर का होता है। प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं, अमाइनो एसिड के ब्लॉक्स होते हैं, काफ़ी सारे अमाइनो एसिड्स मिलते हैं, ठीक है, एक के बाद एक जुड़ते जाते हैं और क्या बनाते हैं, प्रोटीन की लंबी चेन बनाते हैं। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, MNS क्या कर रहा है, एक एक अमाइनो एसिड को उठा रहा है और उसको लगाता जा रहा है और क्या बना रहा है, एक प्रोटीन की चेन बना रहा है। तो जो MNS1 है वो क्या करेगा, जो नंबर 1 पोजीशन होगी उस पर क्या लगाएगा, अमाइनो एसिड कौन सा लगाएगा, सेराइन को लगाएगा, ठीक है। और रेसिडुअल 5 और 5th पोजीशन पे किसको लगाएगा, ग्लाइसिन को लगाएगा, ठीक है। इधर हम बात करें MNS2 की, तो ये रेसिडुअल 1 पे ल्यूसीन को लगाता है, ठीक है। इसी रेसिडुअल 1 पे ये किसको लगाएगा, MNS2 ल्यूसीन को लगाएगा। और रेसिडुअल 5 पे किसको लगाएगा, ग्लूटामेट को लगाएगा। बाकी सारे सेम है लेकिन डिफरेंस दोनों में कहाँ आ रहा है, पोजीशन नंबर 1 और पोजीशन नंबर 5 पे, ठीक है। अब MNS ने 1 पोजीशन पे सेरीन को लगाया है, 5th पोजीशन पे ग्लाइसिन को लगाया है। तो इस तरीका जो सीक्वेंस है वो क्या बनाता है, एम एंटीजन बनाता है,
अगर ये सीक्वेंस में कुछ लगा है तो कौन सा एंटीजन बनेगा, एम एंटीजन बनेगा। मतलब जो MNS1 है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एम एंटीजन को बनाने के लिए, ठीक है। MNS2 अगर इस तरीके से 1 पे ल्यूसीन लग रहा है, 5th पे ग्लूटामेट लग रहा है, तो कौन सा एंटीजन बनेगा, यहाँ पर एन एंटीजन बनेगा। दोनों में डिफरेंस आ गया, दोनों में ग्लाइकोफोरिन ए बन रहे हैं। यहाँ से जो इसका जो नेचर कहलाया जाएगा वो भी ग्लाइकोफोरिन ए कहलाया जाएगा, इसका नेचर भी ग्लाइकोफोरिन ए कहलाया जाएगा, लेकिन इसका जो ग्लाइकोफोरिन ए है वो 1 और 5th पोजीशन पे अलग अमाइनो एसिड्स लग रहे हैं। इसके ग्लाइकोफोरिन ए में 1 और 5th पोजीशन पे अलग अमाइनो एसिड्स लग रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 2 अलग अलग एंटीजन्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जीन 2 की, जो कि है ग्लाइकोफोरिन बी। सेम वही चीज़ है, दोनों में सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों ही अलील्स ग्लाइकोफोरिन बी बनाएंगे, जो कि 58 बेस पेयर्स का होगा। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि MNS3 तो क्या करेगा, पोजीशन नंबर 29 पे बनाएगा मिथियोनिन, जो बनाएगा कैपिटल एस, और यहाँ पे पोजीशन नंबर 29 पे क्या लगेगा, थ्रियोनिन, जिससे बनेगा स्मॉल एस, ठीक है। तो अगर 29 पोजीशन में मिथियोनिन लगा तो कैपिटल एस बनेगा, 29 पोजीशन पे थ्रियोनिन लगा तो स्मॉल एस बनेगा। दोनों ही ग्लाइकोफोरिन बी कहलाएंगे, लेकिन दोनों पे अलग अलग 29 पोजीशन पे दोनों पे अलग अलग अमाइनो एसिड्स लग रहे हैं, इसलिए 2 अलग अलग एंटीजन्स का फॉर्मेशन हो रहा है। इसलिए आप जब MNS ब्लड ग्रुप सिस्टम में देखोगे ना, तो उसमें यही कहा जाता है कि मेन इसके अंदर 2 एंटीजेनिक हैं, ग्लाइकोफोरिन ए और ग्लाइकोफोरिन बी, लेकिन उनकी पोजीशन पे अलग अलग अमाइनो एसिड्स लगने की वजह से क्या बन जाते हैं, ये अलग अलग 4 एंटीजेंस में कन्वर्ट हो जाता है। So yeah, this is all about this video lecture. If you like this video, please like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much for watching.